मुझे लगता है मैंने ईएमआई का ना एक क्वेश्चन करवाया है प्रैक्टिकल, जहां तक मेरे को ध्यान में आ रहा है। वो सिर्फ मैंने आपको समझाया था ईएमआई का, क्योंकि वो टॉपिक आया, फॉर्मूला डिस्कस किया, तो मैंने कहा कि वो फॉर्मूला आप अच्छे से ध्यान में रख पाओ, इसके लिए मैंने एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऑप्ट कर लिया, ठीक है। एज सच आपसे डायरेक्टली जो रिटेल बैंकिंग है इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन सारे, अगर मैं टॉपिक्स की बात करूं जितने भी हमने अभी तक डिस्कस किए, क्या आपको कहीं पे भी कोई ऐसे टॉपिक में लगा कि एक टॉपिक के रिलेटेड आपसे न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है? ठीक है, तो ईएमआई के रिलेशन में मैंने जरूर बताया, जस्ट बिकॉज कि वो फॉर्मूला बेस्ड था, कि आपको बताया गया कि दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग ईएमआई। सो मैंने सोचा कि मैं विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल एक बार आपको बता दूं कि किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, दैट्स इट, ठीक है। तो अभी आते हैं टॉपिक के ऊपर। गुड मॉर्निंग प्रतिभा, प्रतिभा सिंह, इट्स गुड मॉर्निंग सर, ठीक है। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो इट्स अबाउट लैंडर्स अप्रेजल प्रोसीजर। तो ये हमने जो चैप्टर है लास्ट काफी दिनों के बाद आज क्लास ले रही हूँ, ठीक है, रिटेल बैंकिंग की जेआईबी के एग्जाम की वजह से। तो ये जो लास्ट सेशन में हमने कुछ टॉपिक कवर कर लिया है, एक बार ही उसको करते हैं रिकॉल एंड फिर कंटिन्यू करेंगे हमारे ये टॉपिक के साथ, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको लैंडर्स अप्रेजल प्रोसीजर, चैप्टर इज अबाउट लैंडर्स अप्रेजल प्रोसीजर, कि जब भी लैंडर की बात करूं या मैं बैंक की बात करूं, जब भी उन्होंने लोन देना है डेफिनेटली प्रॉपर अप्रेजल किया जाएगा बैंक की तरफ से, क्योंकि वो बैंक का अपना पैसा नहीं है, डिपॉजिटर्स का पैसा है। रिस्क आपको पता है एसोसिएट रहता है ये केस में, जिसको आपने अपनी तरफ से पूरा ट्राई करना है कि मिटिगेट किया जा सके वो रिस्क को। गेटिंग माई पॉइंट? तो वही चीज के लिए यहाँ पे प्रॉपर अप्रेजल किया जाता है बिफोर ग्रांटिंग द लोन, बिफोर द डिसबर्समेंट, ठीक है। तो लोन ओरिजिनेशन के रिलेशन में मैंने आपको बताया था कि फ्रॉम दी स्टार्टिंग, जब आपने एप्लीकेशन फाइल की इन रिलेशन टू लोन एंड जब आपको फाइनली वो लोन की अमाउंट डिसबर्स की गई, इन दोनों के बीच में जो भी चीजें आपने की, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे गए, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, जो भी ऑपरेटिंग कॉस्ट, जो भी सारी थी, सारी चीजें आपने की, दैट इज बेसिकली नोन एज लोन ओरिजिनेशन। नॉर्मली जो लोन ओरिजिनेशन है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक है आपका एक्विजिशन, एक है क्रेडिट अप्रेजल एंड नेक्स्ट इज डिसबर्समेंट। इंफॉर्मेशन एक्विजिशन, आई होप सो आप क्लियर हो रहा हो इसके नेम में ही इसका मीनिंग, कि इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपने कलेक्ट करने हैं इन रिलेशन टू लोन एप्लीकेशन। देन क्रेडिट अप्रेजल एंड सैंक्शन, डिपेंडिंग अपॉन द क्राइटेरिया, कि पर्सन की पेइंग कैपेबिलिटी क्या है, इनकम क्राइटेरिया क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप सैंक्शन करोगे, क्रेडिट अप्रेजल एंड सैंक्शन करोगे। एंड फाइनल जो आपका यहाँ थर्ड स्टेज जो रहेगा दैट इज रिलेटिंग विद द डिसबर्समेंट। तो ये 3 स्टेजेस मिलके ही आपका बनाती हैं लोन ओरिजिनेशन। गेटिंग माई पॉइंट? नाउ नेक्स्ट इज जी मैम, लास्ट कुछ दिन जो है रिटेल की क्लास नहीं रही, आई गेस 2-3 दिन रिटेल की क्लास नहीं रही है। रीजन बीइंग कि जेआईबी के एग्जाम की वजह से मेगा क्लासेस इवनिंग में सेशन थे, ठीक है, तो उसकी वजह से जो रिटेल की क्लासेस हैं वो नहीं हुई। बाकी डोंट वरी, वेरी सून वी विल बी एबल टू कवर द सिलेबस ऑफ रिटेल बैंकिंग। मॉड्यूल ई डिस्कस कर रहे हैं हम, ठीक है, मॉड्यूल ई डिस्कस कर रहे हैं, 2-3 चैप्टर हैं जो रहते हैं, तो बहुत जल्दी हम कवर कर लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट इज बेसिकली व्हाट, तो इसको हमने डिटेल में देखा था, ठीक है, कि फर्स्ट फेज में क्या क्या चीजें रहेंगी, सेकंड फेज क्रेडिट अप्रेजल या सैंक्शन के रिलेशन में क्या क्या चीजें रहेंगी, एंड थर्ड फेज में, ठीक है। तो ये हम अच्छे से डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। देन एप्लीकेशन फॉर्म, क्या मतलब जो जो आपने फिल करके देने होते हैं हाउसिंग लोन के लिए, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन फॉर्म, लोन इन्फॉर्मेशन फॉर्म, डिपेंडिंग अपॉन कि आपने किस टाइप के लिए अप्लाई किया है, नेचर ऑफ लोन क्या है, उसके अकॉर्डिंगली आपसे यहाँ पे क्या है डिफरेंट जो फॉर्म्स हैं वो फिल करवाए जाएंगे, ठीक है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट करने हैं इन केस ऑफ होम लोन, हमने ये डिस्कस किया था। देन अप्रेजल फॉर्म फॉर अ होम लोन, एलिजिबिलिटी, एलिजिबल लोन अमाउंट जो आपको डिस्बर्स की जाएगी या जो आपको सैंक्शन की जाएगी इन केस ऑफ होम लोन, क्या क्या पैरामीटर्स रहेंगे जिनको डिस्कस किया जाएगा, एज क्राइटेरिया, लीगल ओपिनियन एडवोकेट का, ठीक है, ये सारी चीजें, वैल्यूएशन डिटेल ऑफ द प्रॉपर्टी, इंस्पेक्शन डिटेल, प्रॉपर रिपोर्ट, किसने इंस्पेक्शन की, क्या ऑब्जर्व किया, ये सारी चीजें, रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्या सिक्योरिटी रखेगी प्राइमरी या कोलैटरल इन केस ऑफ टेकिंग द लोन,
रीपेमेंट डिटेल्स या रीपेमेंट क्राइटेरिया या स्केड्यूल क्या रहेगा, और कोई अगर चार्जेस हैं, कोई लिटिगेशन डिटेल्स, कोई कंसेशन दे रहे हो, उसके बारे में सारा यहाँ पे बताया जाएगा। ठीक है, इन्फॉर्म करना है। देन कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस के लिए मतलब डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया था कि अगर आपने हाउस के केस में, फ्लैट के केस में क्या क्या चीजें रहेंगी जो हमने कंसीडर करनी है। ठीक है, अदर रेलिवेंट इश्यूज इन प्री सेंशन स्टेज, अभी मतलब आपने डिसबर्स नहीं किया, सेंशन नहीं किया लोन, उससे पहले क्या क्या चीजें रहेंगी या क्या क्या इश्यूज हैं जिनको फेस करना पड़ता है। इंटरेस्ट के रिलेशन में कि फिक्स है कि फ्लोटिंग है, इंश्योरेंस, मॉरेटोरियम पीरियड या हॉलीडे पीरियड कितना है। ठीक है, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट ईएमआई जितनी आपकी बन रही है जो आपने मंथली बेसिस के ऊपर रीपे करनी है टू मीट ऑफ योर डेट ऑफ लोन। ठीक है, प्री ईएमआई इज बेसिकली व्हाट, ये हमने देखा था कि फाइनल डिसबर्समेंट से पहले एंड जब रीपेमेंट कमेंस होएगी इसके बीच का, जब आप बीच का जो पीरियड रहेगा वो केस में जो आप इंटरेस्ट पे करते हो दैट इज नोन एज प्री ईएमआई इंटरेस्ट। ठीक है, मॉरेटोरियम पीरियड रहता है ना आपका ईएमआई स्टार्ट होने से पहले। देन ईएमआई रीसेट, अगर क्राइटेरिया है, क्लॉज ऐड है, फ्लोटिंग से फिक्स, फिक्स से फ्लोटिंग, तो रीसेट के रिलेशन में जो इशू है ये फेस करना पड़ सकता है। चेक ऑफ फैसिलिटी ये हम डिस्कस कर चुके हैं। पोस्ट डेटेड चेक, ये भी टॉपिक जो है हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, कि क्या क्या चीजें रहती हैं इन केस ऑफ डिसऑनर ऑफ चेक, ये कुछ कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से चेक जो डिसऑनर हो जाए, वो केस में आपने 15 डेज के अंदर अंदर इन्फॉर्म करना है। ठीक है, ये स्टेप्स फॉलो करने हैं, अदरवाइज अगर एक्शन नहीं लिया जाएगा तो कोर्ट में फाइल कर सकते हो विद इन 1 मंथ। ठीक है, तो यहां तक हमने डिस्कस किया था इन रिलेशन टू लैंडर्स अप्रेजल प्रोसीजर। तो अभी कंटिन्यू करते हैं सेशन को एंड स्टार्ट करेंगे डॉक्यूमेंटेशन के साथ। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन इज बेसिकली व्हाट, द फॉलोइंग इज अ लिस्टिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट एफर्ट, मतलब जो जो आपने डॉक्यूमेंट जो है वो अटैच करने हैं जो आपसे मांगे गए हैं। ठीक है, लिस्ट ऑफ सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू द लोन, डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू द प्रॉपर्टी, डॉक्यूमेंटेशन वेयर मॉर्गेज इज अ सेकेंड चार्ज। सबसे पहले डिस्कस करते हैं डॉक्यूमेंटेशन, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट जो आपसे मांगे जा सकते हैं। बैंक ऑब्टेन द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट प्रायर टू डिसबर्समेंट ऑफ लोन, क्या क्या हो सकते हैं, डिमांड प्रोमिसरी नोट, टर्म लोन एग्रीमेंट फॉर होम लोन, एग्रीमेंट ऑन गारंटी फ्रॉम द गारंटर अगर गारंटर विल बी देयर, letter authorizing the bank to dispose of the proceeds of loan to ensure the end use of funds in accordance with the terms of sanction। मतलब जिस पर्पस के लिए आपने लोन लिया आपने यहाँ पे एक लेटर साइन करवा लेना है कि आपने फंड्स वही पर्पस के लिए यूज करने हैं, कोई अनप्रोडक्टिव पर्पस के लिए नहीं यूज करने। ठीक है, तो ये लेटर जो है ये आपसे मांगा जा सकता है। एन अंडरटेकिंग लेटर फ्रॉम द बिल्डर to effect that they have not violated any norms and guidelines issued by the statutory authorities, government restriction and guidelines। तो जो भी बिल्डर्स हैं, बिल्डिंग वगैरह, फ्लैट वगैरह का जिनका भी काम रहेगा, अगर उन्होंने अप्लाई किया लोन के लिए तो उन्होंने अकॉर्डिंग टू लॉ, अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट ही काम करना है। ऐसी अंडरटेकिंग उनसे ली जाएगी। ठीक है, एज अ प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट। एन इडेमनिटी गारंटी मे बी ऑब्टेन एंड आई होप सो कि आप इडेमनिटी के साथ, गारंटी के साथ फैमिलियर हो। इडेमनिटी का जो बॉन्ड है वो बेसिकली अश्योर करता है कि अगर यहाँ पे बैंक को लॉस हुआ, इडेमनिटी बॉन्ड के बारे में आपने सुना होगा, जेआईबी में आप अच्छे से पढ़ के आए होंगे, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इडेमनिटी, एलआरएबी में भी है, पीपीबी में भी है। ठीक है, इडेमनिटी बॉन्ड जो है या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इडेमनिटी इज बेसिकली व्हाट, कि अगर बैंक को लॉस हुआ या तो वो पर्सन की वजह से जो बैंक के साथ एंटर हुए कॉन्ट्रैक्ट में, या किसी भी थर्ड पार्टी की वजह से, ठीक है, तो वो केस में जो पर्सन है जो एसोसिएट हुए हैं बैंक के साथ, उनकी जो लाइबिलिटी है वो बनेगी। लेट्स अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, ऐसे समझ में नहीं आएगा। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इज बेसिकली व्हाट, जैसे मान लो पर्सन ए इज देयर, पर्सन ए ने यहाँ पे मान लीजिए डिमांड ड्राफ्ट बनवाया बैंक से। ठीक है, पर्सन ए ने यहाँ पे डिमांड ड्राफ्ट बनवाया बैंक से एंड ये डिमांड ड्राफ्ट है, ये हो गया लॉस्ट। घर जा रहे थे पर्सन ए, ये हो गया लॉस्ट। तो वो केस में ये बैंक के पास गए दोबारा एंड इनको बोला कि आप मेरे को डुप्लीकेट डिमांड ड्राफ्ट इशू कर दो। तो बैंक ने यहाँ पे क्या डुप्लीकेट डिमांड ड्राफ्ट इशू कर सकते हैं, पहली बात तो ये, सो इट्स आंसर इज यस कि बैंक यहाँ पे डुप्लीकेट डिमांड ड्राफ्ट इशू कर सकते हैं। लेकिन अगर ये वाला डिमांड ड्राफ्ट किसी ने आके बैंक में प्रेजेंट कर दिया, मान लो 50,000 का डिमांड ड्राफ्ट बनवाया था,
ये वाला डिमांड ड्राफ्ट प्रेजेंट कर दिया तो यहाँ पे तो बैंक को लॉस हो जाएगा ना। तो यहाँ पे बैंक क्या है, एक बॉन्ड साइन करवाएंगे, किनसे, पर्सन ए से। एक बॉन्ड साइन करवाएंगे पर्सन ए से कि भाई अगर आपकी वजह से या फिर किसी भी थर्ड पार्टी की वजह से, आपकी वजह से या फिर किसी भी थर्ड पार्टी की वजह से अगर बैंक को लॉस हुआ ना, तो वो केस में आपकी लाइबिलिटी बनेगी कंपनसेट करने की। गेटिंग माई पॉइंट? दिस इज नोन एज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। दिस इज नोन एज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। यहां पे जो पर्सन ए है ये प्रॉमिस करते हैं कि अगर मेरी वजह से लॉस हुआ या थर्ड पार्टी की वजह से लॉस हुआ तो मेरी लाइबिलिटी बनेगी, मैं कंपनसेट करूंगा। बैंक को ये प्रॉमिस करते हैं। तो पर्सन ए क्या कहलाए यहाँ पे, प्रॉमिसर, एंड बैंक क्या कहलाए यहाँ पे, प्रॉमिसी। और डिफाइन वे में अगर मैं बोलूं, पर्सन ए क्या कहलाएंगे, क्योंकि हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी की बात कर रहे हैं ना, पर्सन ए क्या कहलाएंगे, इंडेमनीफायर, क्योंकि ये इंडेमनीफाई कर रहे हैं बैंक को, एंड बैंक क्या कहलाएंगे, इंडेमनीफाइड। ठीक है, एंड ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो ये बॉन्ड साइन करवाया गया, ये कहलाएगा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। गेटिंग माई पॉइंट? डिफाइन कहाँ है आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, सेक्शन 124, सेक्शन 125 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, of Indian Contract Act 1872 is talking about contract of indemnity. 124 is about contract of indemnity. 125 is for rights of indemnity holder. ठीक है, तो ये सेक्शन है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। आई होप सो ये चीज क्लियर होगी हो। तो इन केस ऑफ लोन डिसबर्समेंट के केस में जो आपसे डॉक्यूमेंट मांगा जा सकता है, डेफिनेटली अगर यहाँ पे बैंक को लगेगा कि उनको लॉस हो सकता है, या तो वो पर्सन की वजह से जिसको भी आप लोन दे रहे हो, या किसी थर्ड पार्टी की वजह से, ठीक है, तो वो केस में आपसे यहाँ पे क्या है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी जो है वो साइन करवाया जा सकता है। ठीक है, तो आई होप सो आपको क्लियर हो गया हो। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट। Okay, an indemnity and guarantee may be obtained if the builder has appealed to the authorities. An indemnity and guarantee may be obtained if the builder has appealed to the authorities for regularization of an unauthorized construction. This decision to finance will depend upon bank's judgment. Legal opinion from the bank's advocate कि उनका क्या ओपिनियन है इन रिलेशन टू, जब भी आपने डिसबर्समेंट करना है लोन के रिलेशन में। डेक्लेरेशन एज टू वेदर एनी रिलेटिव इज वर्किंग इन द बैंक्स प्रेस्क्राइब फॉर्मेट। ये सारी चीजें जो हैं आपसे जो इन्फॉर्मेशन है वो मांगी जा सकती है, जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपसे मांगे जा सकती हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट क्या था, डॉक्यूमेंट्स रिलेटिंग टू द हाउस, कि आपसे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांगे जा सकते हैं इन रिलेशन टू द हाउस अगर आपने होम लोन के लिए अप्लाई किया है। सेल डीड थ्रू विच द एप्लीकेंट हैज अक्वायर्ड टाइटल टू द प्रॉपर्टी, एनकम्बरेंस सर्टिफिकेट। एनकम्बरेंस आपने अनएनकम्बर्ड एसेट्स सुना होगा, है ना। अनएनकम्बर्ड एसेट्स का मतलब दैट आर फ्री फ्रॉम चार्ज, है ना, दैट आर फ्री फ्रॉम चार्ज। क्योंकि बैंक ने जब भी लोन प्रोवाइड करना है उन्होंने चार्ज क्रिएट करना है, डेफिनेटली जो फ्री फ्रॉम चार्ज होंगे एसेट्स उन्हीं के ऊपर चार्ज क्रिएट करेंगे जिनके ऊपर ऑलरेडी चार्ज क्रिएटेड है। अगर सेकंड चार्ज है यहाँ पे तो उसके रिलेशन में डॉक्यूमेंटेशन जो रहेगी प्रॉपर रहेगी। अदरवाइज इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट जो है ये आपसे मांगा जा सकता है इन रिलेशन टू हाउस। अप्रूव बिल्डिंग प्लान, लीगल ओपिनियन फ्रॉम द बैंक्स एडवोकेट सर्टिफाइंग क्लियर टाइटल टू द प्रॉपर्टी, लेटर ऑफ अलॉटमेंट फॉर हाउसिंग बोर्ड एंड सोसाइटी, लाइसेंस परमिट फॉर कंस्ट्रक्शन, estimate or valuation report from approved valuer, NOC no objection certificate from the builder and seller, search report from the record of the registrar under whose jurisdiction the property is located, payment receipt, certificate from the bank, government approved architect, structural engineer regarding the condition of the house, flat इन केस ऑफ परचेज ऑफ ओल्ड प्रॉपर्टी। तो ये डॉक्यूमेंट आपसे मांगे जा सकते हैं इन केस ऑफ होम लोन। देन नेक्स्ट इज लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू बी ऑब्टेन इन केस ऑफ सेकंड चार्ज, सेकंड मॉर्गेज, या बोल लो परिपशु चार्ज। परिपशु चार्ज इज बेसिकली व्हाट, अगर आपको कंजोर्टियम लोन का कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, कंजोर्टियम एडवांस का कॉन्सेप्ट क्लियर है,
तो आपको परिपशु चार्ज का कॉन्सेप्ट भी क्लियर होएगा. डू लेट मी नो इन वन स्टेटमेंट और इन वन वर्ड इफ इट इज पॉसिबल टू यू फॉर एक्सप्लेन कि कंजोर्टियम एडवांस इज बेसिकली नोन एज व्हाट. कंजोर्टियम एडवांस बेसिकली क्या रहता है, जल्दी से मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा इफ यू हैव एनी आइडिया अबाउट दैट. अदरवाइज मैं बताऊंगी, क्योंकि अगर कंजोर्टियम एडवांस समझ में आएगा तभी परिपशु चार्ज समझ में आएगा. सो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स. जी संदीप सर, डेफिनेटली आई गेस कि 19 के बाद आपका एबीएम के रिलेशन में हम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि अभी एलआरएबी का एग्जाम है तो 2 क्लासेस मेरी ऑलरेडी कंडक्ट रहती हैं डेली बेसिस के ऊपर. तो एक बार एलआरएबी का एग्जाम हो जाए फिर हम एबीएम के ऊपर एबीएम और सीआईबी के ऊपर फुली फोकस्ड रहेंगे, ठीक है. Many bank participating in granting loan, group loan to one customer, multiple bank, finance by multiple bank. जी जी, वेरी गुड. तो यहाँ पे मान लो अगर पर्सन ए है, पर्सन ए को अगर यहाँ पे लोन की रिक्वायरमेंट है एंड ड्यू टू नॉर्म्स, ड्यू टू प्रोविजन या ड्यू टू कैपेसिटी की कैपेसिटी नहीं है बैंक की टू मीट ऑफ की जितना भी इनका रिक्वायरमेंट है लोन के रिलेशन में, मान लो एबीसी बैंक की कैपेसिटी नहीं है, तो यहाँ पे मान लो XYZ एंड PQR बैंक, ठीक है, इन्होंने मिलके जो भी इनका लोन के रिलेशन में रिक्वायरमेंट है ना उसको फुलफिल किया, ठीक है, उसको फुलफिल किया. मान लो 100 लाख का लोन चाहिए था, ये जो पर्सन है 50 लाख इन्होंने प्रोवाइड किया, 25 इन्होंने, 25 इन्होंने, इस तरीके से इनका जो लोन रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल किया गया. दिस इज नोन एज कंजोर्टियम एडवांस. एंड डेफिनेटली ये केस में पर्सन ने कोई सिक्योरिटी रखवाई होगी, वो सिक्योरिटी के ऊपर अकॉर्डिंगली इनका क्या रहेगा, चार्ज रहेगा. एंड कंजोर्टियम एडवांस के केस में जो चार्ज क्रिएट किया जाता है बैंक्स की तरफ से दैट इज नोन एज परिपशु चार्ज, या सेकंड मॉर्गेज बोल लीजिए, परिपशु चार्ज बोल लीजिए, ठीक है. देन नेक्स्ट इज की डिफरेंस रहता है आपका कंजोर्टियम एडवांस में एंड मल्टीपल बैंकिंग में, की डिफरेंस रहता है, ठीक है. एक केस में तो यहाँ पे क्या है कि सिंगली क्या रहेगा, हर एक का सेपरेट अप्रेजल रहेगा, ठीक है, हर एक का सेपरेट अप्रेजल रहेगा लोन के रिलेशन में. लेकिन एक केस में आपको क्या देखने को मिलेगा कि सिंगल अप्रेजल विल बी देयर, सारा सिंगल जो बैंक है कॉमन अप्रेजल आपको देखने को मिलेगा. तो ये एक की पॉइंट ऑफ डिफरेंस है बिटवीन कंजोर्टियम एंड मल्टीपल के बीच में, ठीक है. देन नेक्स्ट इज ओके सॉरी, अभी हमने लिस्टेड डिस्कस करनी है. लेटर फ्रॉम द बोरर टू द बैंक prospective mortgagee for extending the earliest mortgage to secure the bank's loan. Letter to be addressed by the prior mortgagee to subsequent mortgage stating that the existing mortgage charge will subsist and will rank prior in charge to the proposed charge and authorizing the new lender to create further charge on the property. Paripassu letter to be exchanged. All documents necessary for creation of a mortgage listed in the preceding paragraph will form a part of documentation. मतलब जो भी हमने ऊपर डिस्कस किए हैं ये सारे डॉक्यूमेंट्स का पार्ट रहेंगे जो आपने सबमिट करवाने हैं इन केस ऑफ सेकंड मॉर्गेज और परिपशु चार्ज, ठीक है. तो डॉक्यूमेंटेशन के रिलेशन में आई होप सो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो. देन नेक्स्ट टॉपिक इज मॉर्गेज. अभी हमने यहाँ पे मॉर्गेज के बारे में जाना तो थोड़ा सा डिस्कस करते हैं. मॉर्गेज इज बेसिकली व्हाट. गुड मॉर्निंग विक्रम सर. सो मॉर्गेज इज बेसिकली व्हाट, जैसे मान लो एक एग्जांपल के साथ इसको क्लियर करते हैं मॉर्गेज को. लेट्स से देयर इज अ पर्सन ए, इन्होंने लिया बैंक से लोन, इन्होंने लिया बैंक से लोन, ठीक है. अभी अगर बैंक से इन्होंने लोन लिया फॉर व्हाट पर्पस, अपना इन्होंने घर बनवाना था, आई एम जस्ट टेकिंग अ रैंडम एग्जांपल, अपना इन्होंने घर बनवाना था उसके लिए इन्होंने लिया लोन. एंड डेफिनेटली जब भी इन्होंने लोन लिया कोई सिक्योरिटी रखवानी पड़ेगी, बैंक के पास सिक्योरिटी रखवानी पड़ेगी. इन्होंने ये जो घर है ना जिसके अगेंस्ट लोन लिया था इसी को ही एज ए सिक्योरिटी रखवा दिया लेट से बैंक के पास, इसी को ही एज ए सिक्योरिटी रखवा दिया लेट से बैंक के पास.
अभी घर आपका मूवेबल है तो एसेट है ना, है तो एसेट, मूवेबल एसेट है कि इमूवेबल एसेट है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। घर आपका मूवेबल एसेट है कि इमूवेबल एसेट, डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। एसेट एंड लाइबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है ना आपको, एसेट एंड लाइबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है ना। घर है तो आपका एसेट, ये चीज आई होप सो आपको पता हो ये सभी को। डू लेट मी नो कि ये मूवेबल एसेट है कि इमूवेबल एसेट है। इट्स इमूवेबल, ऐसा तो नहीं है किसी का घर मूवेबल है, ठीक है, इट्स इमूवेबल एसेट। तो जब भी यहाँ पे, अभी बैंक ने यहाँ पे क्या किया, चार्ज क्रिएट किया, बैंक ने यहाँ पे चार्ज क्रिएट किया ऑन इमूवेबल एसेट, यही चीज है। बैंक जब चार्ज क्रिएट करेंगे ना ऑन इमूवेबल एसेट, दैट इज नोन एज मॉर्टगेज, दैट इज नोन एज मॉर्टगेज। when charge is created by bank on immovable asset, that type of charge is known as mortgage. getting my point? and जहां यहाँ पे जो number of parties आपको सामने देखने को मिलेंगी in case of mortgage, they are known as mortgager and mortgagee, and mortgagee, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ पार्टीज देखने को मिलेंगी आपको इन केस ऑफ मॉर्टगेजर, मॉर्टगेजर एंड मॉर्टगेजी। जिन्होंने मॉर्टगेज किया अपना घर नोन एज मॉर्टगेजर, जिनके पास किया दैट इज नोन एज मॉर्टगेजी। तो ये आपका कॉन्सेप्ट है सिंपल सा मॉर्टगेज का। डिफाइन कहाँ है मॉर्टगेज, मॉर्टगेज आपका डिफाइन है सेक्शन 58 सब सेक्शन ए ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। सेक्शन 58 सब सेक्शन ए ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट इज टॉकिंग अबाउट मॉर्टगेज, ठीक है। तो ये आई होप सो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो इन रिलेशन टू मॉर्टगेज। ठीक है। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सिक्योरिटी डॉक्यूमेंटेशन दैट इज मॉर्टगेज, द बेसिक स्टेप इन क्रिएटिंग ए मॉर्टगेज आर लिस्टेड देयर इन। तो क्या क्या रहते हैं यहाँ पे, सबसे पहला सेक्शन 58A ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 डिफाइंस a mortgage as a transfer of an interest in specific immovable property for the purpose of security, for the payment of money advanced or to be advanced by way of a loan, an existing or future debit, or the performance of an engagement which may give rise to pecuniary liability. पैक्यूनरी का मतलब क्या रहता है, पैक्यूनरी वर्ड्स हेयर स्टैंड फॉर रिलेटेड विद मनी, ठीक है, रिलेटेड विद मनी। सो बेसिकली इन सिंपल लैंग्वेज मैंने ऊपर डायग्रामेटिकली जो चीज आपको बताई है, अगर वो आपको समझ में लगा तो आप स्टेटमेंट के साथ आई होप सो रिलेट कर पा रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी आपका डेट है, लाइबिलिटी है, उसको उस लाइबिलिटी है कि आप उसको टाइमली मीट ऑफ कर दोगे, वो केस में आप यहाँ पे क्या हो, एज अ सिक्योरिटी आपने अगर घर रखा है अपना या इमूवेबल एसेट रखा है, तो उसके अगेंस्ट जो चार्ज क्रिएट किया जाता है बैंक की तरफ से, दैट इज नोन एज मॉर्टगेज, डिफाइंड अंडर सेक्शन 58 सब सेक्शन ए, ठीक है। तो आई होप सो द थिंग इज क्लियर टू एवरीवन। देन नेक्स्ट इज अ टाइप ऑफ मॉर्टगेज। अभी ये जो मॉर्टगेज है ये डिफरेंट टाइप की हो सकती है। सिंपल मॉर्टगेज, यूजोफ्रैक्चरी, मॉर्टगेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड, मॉर्टगेज बाय कंडीशनल सेल, इंग्लिश मॉर्टगेज एंड अनोनिमस मॉर्टगेज। तो वन बाय वन करके इसको करते हैं अभी डिस्कस, ठीक है। सबसे पहले सिंपल मॉर्टगेज, अच्छा इक्विटेबल मॉर्टगेज पहले डिफाइन है तो इक्विटेबल पढ़ लेते हैं। तो इक्विटेबल मॉर्टगेज अंडर सेक्शन 58F, द ऑनर मस्ट ट्रांसफर हिज टाइटल डीड टू द लैंडर, लैंडर मतलब मॉर्टगेजी। आई होप सो अभी आपको ये रिलेशनशिप जो है ये क्लियर हो रहा हो कि किनके पास जो अपना जो टाइटल डीड है, ऑनरशिप का जो टाइटल है वो ट्रांसफर करते हैं ऑनर मॉर्टगेजी के पास, डेफिनेटली उन्हीं के पास करेंगे। देयर बाय क्रिएटिंग ए चार्ज ऑन द प्रॉपर्टी, द ऑनर ऑल्सो ऑरली कन्फर्म द इंटेंट ऑफ क्रिएटिंग ए चार्ज ऑन द प्रॉपर्टी, कि आप चार्ज क्रिएट कर सकते हो। An equitable mortgage is also known as implied or constructive mortgage. No legal procedure is involved in an equitable mortgage registration के रिलेशन में।
द बोरर मस्ट सबमिट हिज टाइटल डीड टू द लैंडर एज अ सिक्योरिटी फॉर द मनी बोरर. नो फॉर्मल लीगल डॉक्यूमेंट इज एग्जीक्यूटेड or registered in the record of the registrar, but it can be created at notified places. जैसे आपका बॉम्बे, कोलकाता, चेन्नई, ये सिर्फ जो प्लेसेस हैं इसी पे क्रिएट होता है आपका इक्विटेबल मॉर्गेज. ये जो चार्ज है इक्विटेबल मॉर्गेज का चार्ज नोटिफाइड प्लेसेस पे ही क्रिएट होता है. मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड और इक्विटेबल मॉर्गेज वन एंड द सेम थिंग. ठीक है, चाहे आप ये बोल लो डिपॉजिट ऑफ, क्योंकि इसी में इक्विटेबल मॉर्गेज में हमने यही तो किया, टाइटल डीड जो है ऑनरशिप का जो राइट है यही तो हमने डिपॉजिट करवाया ना मॉर्गेजी के पास. तो यहाँ इसको बोल लो मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड, या इसको बोल लो इक्विटेबल मॉर्गेज, वन एंड द सेम थिंग. इसेंशियल रेक्विजिट्स ऑफ अ मॉर्गेज ऑफ डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स आर. क्या क्या चीजें हैं जो होनी चाहिए इन केस ऑफ इक्विटेबल मॉर्गेज? देयर मस्ट बी अ डेट एग्जिस्टिंग और फ्यूचर, डेफिनेटली तभी तो चार्ज क्रिएट करेंगे. There must be a deposit of document of title to immovable property. The deposit must be made in one of the notified town. ये important requisites हैं, pre-conditions हैं for creating equitable mortgage charge. ठीक है? The deposit must be made by the mortgager on his agent with the mortgagee or his agent. The deposit must be made with the intent to create a security for the debt. कि अगर बंदे ने पे नहीं किया तो आप पूरे कवर कर लोगे डेट. लेटर ऑफ इंटेंट शुड बी ऑब्टेन. नेसेसरी एंट्री शुड बी मेड इन द डॉक्यूमेंट रजिस्टर. ठीक है, तो ये प्री रेक्विजिट्स हैं इक्विटेबल मॉर्गेज के केस में. देन नेक्स्ट इज अ सिंपल मॉर्गेज. तो सिंपल मॉर्गेज आपका कहां पे डिफाइन है? सेक्शन 58B. विदाउट डिलीवरिंग द पोजेशन ऑफ द मॉर्गेज प्रॉपर्टी द मॉर्गेजर बाइंड हिमसेल्फ पर्सनली expressly or impliedly. If the mortgager fail to repay the loan, the lender has the right to sell the property and recover the amount from its sale. This mortgage system is called simple mortgage. In this system, the possession remain with the mortgager और the borrower. मतलब कीवर्ड है यहाँ पे, हर एक टाइप जो है ना मॉर्गेज की उसमें सिर्फ आपने कीवर्ड्स के ऊपर फोकस रखना है. विद द हेल्प ऑफ दैट यू विल बी एबल टू रिलेट. सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज क्या रहेगी? सेक्शंस. विद द हेल्प ऑफ दैट यू विल बी एबल टू रिलेट. सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज क्या रहेगी? सेक्शंस, कि जिनको आपने ध्यान में रखना है. जैसे मैंने ऊपर इक्विटेबल मॉर्गेज कौन से सेक्शन में बताया? 58F. ई के बाद क्या आता है? एफ आता है ना. तो आप इस तरीके से ध्यान में रखिएगा कि इक्विटेबल मॉर्गेज आपका 58F में है. सिंपल मॉर्गेज आपका 58B. पहले मॉर्गेज डिफाइन किया कि मॉर्गेज की डेफिनेशन कहाँ है? 58A में. उसके बाद सिंपल मॉर्गेज फर्स्ट कैटेगरी जो आई दैट इज डेफिनेटली डिफाइन अंडर नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज सेक्शन बी. तो सिंपल मॉर्गेज आपका कहाँ पे डिफाइन है? सेक्शन बी. तो सिंपल मॉर्गेज के केस में क्या क्या कीवर्ड्स हैं जो आपने ध्यान में रखने हैं? सबसे पहला, यहाँ पे जो मॉर्गेजर है वो पर्सनली लायबल रहेगा, पर्सनली बाइंड करता है अपने आप को कि इन केस अगर डिफॉल्ट हुआ तो आप सेल कर देना प्रॉपर्टी एंड अपना डेट जो है उसको रिकवर कर लेना. ठीक है, पोजेशन रिमेन विद दी मॉर्गेजर. देन नेक्स्ट इज मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल. मतलब इट अपीयर टू बी सेल लेकिन ये एब्सोल्यूट सेल नहीं होती. अगर आपने अपना डेट पे नहीं किया तो वो केस में ये एब्सोल्यूट सेल बन जाएगी. Otherwise, it appear to be sale. It seems to be sale. That type of mortgage is known as mortgage by conditional sale under section 58C. अभी वर्ड C आ गया ना यहाँ पे कंडीशनल, तो आप इससे रिलेट करके ध्यान में रख सकते हो कि 58C is about conditional sale. Getting my point? So it is a mortgage which appear to be a sale with the condition that the property sold would be transferred back to the original owner on the repayment of the loan. This type of sale is in fact a mortgage. Right of a foreclosure is available only this type of mortgage. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान में रखिएगा कि राइट ऑफ अ फोरक्लोजर जो है ये एप्लीकेबल है ओनली इन केस ऑफ कंडीशनल सेल. अभी राइट ऑफ अ फोरक्लोजर क्या है? डोंट वरी, मैंने आगे फर्दर एक्सप्लेन किया है, तब हम इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे कि राइट ऑफ अ फोरक्लोजर इज बेसिकली व्हाट. लेकिन फॉर द टाइम बिंग इतनी बात जरूर ध्यान में रखिएगा कि राइट ऑफ अ फोरक्लोजर जो है आपका एप्लीकेबल है ओनली इन केस ऑफ मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल. कंडीशनल सेल है क्या? विच अपीयर टू बी सेल विद द कंडीशन दैट द प्रॉपर्टी सोल्ड
वुड बी ट्रांसफर बैक टू द ओरिजिनल ओनर ऑन द रीपेमेंट ऑफ द लोन। ठीक है, then next is English mortgage। Next is English mortgage। So the three essential ingredient for a mortgage to be English mortgage are, तो क्या क्या चीजें हैं, अगर आपको ये चीजें देखने को मिली तो आप इसको बोलोगे कि दिस इज द केस ऑफ इंग्लिश मॉर्गेज। तो सबसे पहला है द मॉर्गेजर बाइंड हिमसेल्फ पर्सनली टू रीपे द मॉर्गेज डेट ऑन अ सर्टन डे। मतलब उसकी पर्सनल लाइबिलिटी यहाँ पे वो पर्सनली लाइबल है कि इन केस अगर डिफॉल्ट हुआ तो वो केस में उसके जो पर्सनल एसेट्स है ना उनको भी आप यूज करके अपना डेट जो है वो रिकवर कर सकते हो। पर्सनली लाइबल का मतलब ये रहता है द प्रॉपर्टी मॉर्गेज इज ट्रांसफर्ड टू द मॉर्गेजी। दिस ट्रांसफर इज सब्जेक्ट टू द प्रोविजन दैट द मॉर्गेजी विल रीट्रांसफर द प्रॉपर्टी टू द मॉर्गेजर अपॉन पेमेंट ऑफ द मॉर्गेज मनी ऑन द डेट फिक्स्ड फॉर रीपेमेंट। तो इंग्लिश मॉर्गेज में बेसिकली बड़ा एक्सपेंसिव रहता है। क्यों एक्सपेंसिव रहता है? इंग्लिश मॉर्गेज में आप पहले प्रॉपर्टी ट्रांसफर करोगे मॉर्गेजी को, सारी डॉक्यूमेंटेशन होएगी ना, ट्रांसफर करोगे। जब आपने डेट पे कर दिया तो रीट्रांसफर की जाएगी प्रॉपर्टी बैंक की तरफ से, फिर सारी डॉक्यूमेंटेशन होएगी, फीस चार्जेस जो भी पे करने आपने रजिस्ट्रार को वो पे करोगे। तो इंग्लिश मॉर्गेज जो है ये थोड़ा एक्सपेंसिव रहता है। ठीक है, एंड जब यहाँ पे आप ट्रांसफर करते हो पहले मॉर्गेजी को, ऑन रीपेमेंट ऑफ द डेट आपको रीट्रांसफर कर दी जाती है प्रॉपर्टी, देन दैट टाइप ऑफ चार्ज इज नोन एज, या दैट टाइप ऑफ मॉर्गेज इज नोन एज इंग्लिश मॉर्गेज। नोटिफाइड प्लेसेस पे ही ये जो है ये चार्ज जो है ये क्रिएट किया जाता है। तो यहाँ पे सेक्शन के रिलेशन में अगर मैं बात करूं, इंग्लिश मॉर्गेज वर्ड ई से स्टैंड है, तो 58 ई इज रिलेटिंग विद इंग्लिश मॉर्गेज। डोंट मिक्स इट विद इक्विटेबल मॉर्गेज। इक्विटेबल मॉर्गेज के केस में मैंने आपको कौन सा सेक्शन बताया था, क्योंकि इक्विटेबल भी वर्ड ई से स्टार्ट होता है। ई के बाद नेक्स्ट अल्फाबेट क्या रहता है? एफ। तो 58 एफ में आपका क्या डिफाइन है? इक्विटेबल मॉर्गेज। इंग्लिश मॉर्गेज, इंग्लिश स्टार्ट हो रहा है वर्ड ई से, तो 58 ई में आपका क्या डिफाइन है? इंग्लिश मॉर्गेज। ठीक है, तो इस तरीके से रिलेट करके अगर आप सेक्शंस ध्यान में रखोगे तो आपको सेक्शंस भी नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो दिस इज इंग्लिश मॉर्गेज। देन नेक्स्ट इज यूजोफ्रैक्चरी मॉर्गेज। तो यूजोफ्रैक्चरी मॉर्गेज इट सीम्स टू बी डिफिकल्ट। ठीक है, देखने से ही लग रहा है कि हाँ कि ये डिफिकल्ट है, अदरवाइज ये डिफिकल्ट है नहीं। कैसे? इसको अगर मैं एक एग्जांपल के साथ क्लियर करवाऊं, लेट से कि किसी पर्सन ने ना अपना घर मॉर्गेज रखा बैंक के पास फॉर टेकिंग लोन, एंड ये जो घर है ना ये घर में रहते हैं टेनेंट्स, ये घर में रहते हैं टेनेंट्स। डेफिनेटली फिर वो रेंट पे करते होंगे। ठीक है, रेंट क्या है? इनकम। अगर आप रेंट रिसीव कर रहे हो, रेंट इज बेसिकली व्हाट? इट्स इनकम। तो यूजोफ्रैक्चरी मॉर्गेज में बेसिकली क्या है, आपने यहाँ पे घर के ऊपर तो चार्ज क्रिएट कर ही रखा है। ठीक है, घर के ऊपर तो चार्ज क्रिएट कर ही रखा है। ये जो घर है इससे जो भी इनकम आ रही है ना इन दी फॉर्म ऑफ रेंट, उसके ऊपर भी किसका राइट रहेगा? उसके ऊपर भी बैंक का राइट रहेगा। अगर इस तरीके का जो मॉर्गेज है देन दैट इज नोन एज यूजोफ्रैक्चरी मॉर्गेज। Usufructuary mortgage is a type of mortgage where the mortgager deliver the possession and right to enjoy an income of and from the property of the mortgagee. I hope so the thing is clear to you. तो usufructuary mortgage आपको क्लियर हो गया हो with the help of this example. डिफाइन कहाँ है? usufructury mortgage 58D के अंदर डिफाइन है। हमने B डिस्कस कर लिया, C डिस्कस कर लिया, D डिस्कस कर लिया, E, F। ठीक है, आई होप सो द थिंग इज क्लियर टू एवरीवन। देन नेक्स्ट इज राइट। अच्छा, एक है आपका अनोनिमस मॉर्गेज, एक है अनोनिमस मॉर्गेज।
तो अगर कोई आपका जो मॉर्गेज है, ऊपर हमने जितना भी डिफाइन किया, अगर किसी भी टाइप में वो नहीं आ रहा, ठीक है, या फिर यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ टू मॉर्गेज आपको देखने को मिल रहा है, तो वो केस में द टाइप ऑफ मॉर्गेज जो एप्लीकेबल होएगा दैट इज नोन एज अनलमस मॉर्गेज, ठीक है, दैट इज नोन एज अनलमस मॉर्गेज। इसके बाद मैंने आपको बोला था कि हम राइट ऑफ अ फोरक्लोजर डिस्कस करेंगे। तो राइट ऑफ अ फोरक्लोजर इज बेसिकली व्हाट, एग्जाम्पल के साथ चलते हैं। जैसे मान लो पर्सन ए ने, मैंने आपको बोला कि घर के अगेंस्ट इन्होंने क्या लिया, घर को एज अ सिक्योरिटी रख के इन्होंने लिया बैंक से लोन, है ना, एंड बैंक ने ये जो घर के ऊपर चार्ज क्रिएट किया, दैट चार्ज इज नोन एज, क्योंकि ये इमूवेबल एसेट है, इमूवेबल एसेट के केस में जो चार्ज क्रिएट किया जाएगा दैट इज नोन एज मॉर्गेज। एंड जो रिलेशनशिप एग्जिस्ट करेगा दोनों पार्टीज के बीच में, पर्सन ए कहलाएगा मॉर्गेजर एंड पर्सन बी या बैंक की अगर मैं बात करूं ये कहलाएगा मॉर्गेजी। वी आर टॉकिंग अबाउट राइट ऑफ अ फोरक्लोजर, वी आर टॉकिंग अबाउट राइट ऑफ फोरक्लोजर। तो पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है कि राइट ऑफ अ फोरक्लोजर किन का राइट है, तो राइट ऑफ अ फोरक्लोजर राइट है मॉर्गेजी का। राइट ऑफ अ फोरक्लोजर, राइट ऑफ रिडम्पशन किनका है, मॉर्गेजर का। राइट ऑफ अ फोरक्लोजर किनका राइट है, मॉर्गेजी का, ठीक है। आपसे स्टेटमेंट फॉर्म में इनडायरेक्ट डायरेक्ट जैसे मर्जी क्वेश्चन में पूछ लें, आपने, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट। तो राइट ऑफ अ फोरक्लोजर किनका राइट है, मॉर्गेजी का। अभी क्या राइट है, राइट है इनके पास कि अगर यहाँ पे पर्सन ने किया ना डिफॉल्ट, तो वो केस में ये कोर्ट के पास अप्रोच कर सकते हैं, कोर्ट के पास अप्रोच कर सकते हैं। इनका जो राइट है, इनका जो राइट है उनको डी बार कर सकते हैं, इनका जो राइट है राइट ऑफ रिडम्पशन उनको डी बार कर सकते हैं। ये जो दो राइट्स हैं, या फिर सेल के रिलेशन में, या फिर सेल के रिलेशन में अगर डिफॉल्ट किया तो यहाँ पे कोर्ट से ऑर्डर पास करवाएंगे इन रिलेशन टू सेल ऑफ द प्रॉपर्टी, क्योंकि इन्होंने तो अपना डेट रिकवर करना है, या फिर टू डी बार द राइट ऑफ द मॉर्गेजर। कौन सा राइट, राइट ऑफ रिडम्पशन, ठीक है, उसको डी बार किया जा सकता है, दैट इज नोन एज राइट ऑफ अ फोरक्लोजर। डिफाइन कहाँ है राइट ऑफ अ फोरक्लोजर, सेक्शन 67 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, सेक्शन 67 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। आई होप सो क्लियर हो गया हो राइट ऑफ फोरक्लोजर। अभी एक बार के लिए डिस्क्रिप्शन रीड आउट कर लेते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। So on default of a mortgager, in case of mortgage by conditional sale, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि राइट ऑफ अ फोरक्लोजर आपका किस केस में एप्लीकेबल है, ओनली इन केस ऑफ कंडीशनल सेल। मतलब आपसे ना स्टेटमेंट फॉर्म में पूछा जा सकता है कि, या स्टेटमेंट दे देंगे एक कि राइट ऑफ फोरक्लोजर इज एप्लीकेबल इन ऑल टाइप ऑफ मॉर्गेज। तो अगर आपको राइट ऑफ फोरक्लोजर भी पता होएगा ना, आप वो स्टेटमेंट को करेक्ट कर दोगे कि हाँ कि ये तो सभी को अवेलेबल होएगा, लेकिन दैट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ओनली इन केस ऑफ कंडीशनल सेल एप्लीकेबल, ठीक है। अभी कंडीशनल सेल, द मॉर्गेजी हैज द राइट, हमने देखा ना कि किनका राइट है राइट ऑफ फोरक्लोजर, मॉर्गेजी का राइट है, हैज ए राइट। अभी क्या राइट है, टू स्यू फॉर अ डिक्री फ्रॉम द कोर्ट टू द इफेक्ट। डिक्री का मतलब यहाँ पे क्या रहता है, जजमेंट, ऑर्डर ऑफ द कोर्ट या जजमेंट, ठीक है, जजमेंट या ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। डिक्री फ्रॉम द कोर्ट टू द इफेक्ट दैट द फॉर्मर, फॉर्मर मतलब मॉर्गेजर, फॉर्मर मतलब मॉर्गेजर, दैट द फॉर्मर बी डी बार फॉर एवर टू गेट बैक द मॉर्गेज प्रॉपर्टी। ऐसा नहीं कि ड्यू डेट पे उन्होंने पेमेंट नहीं की, बाद जब आपने सेल कर दी प्रॉपर्टी तो वो बंदा आके पेमेंट करे और बोले कि मेरी प्रॉपर्टी मेरे को वापस कर दो, तो ऐसा नहीं होएगा। तो वो केस में आपने यहाँ पे ऑर्डर पास करवाया कोर्ट से दैट डी बार फॉर एवर टू गेट बैक द मॉर्गेज प्रॉपर्टी, या फिर टू डी बार द राइट ऑफ रिडम्पशन, इसी को बोलते हैं राइट ऑफ रिडम्पशन, ठीक है, कि राइट ऑफ रिडम्पशन को डी बार करने के लिए सच अ राइट इज कॉल्ड राइट ऑफ अ फोरक्लोजर which is provided for under section 67 of transfer of property act. A suit for foreclosure must be filed within 30 years from the date of mortgage money becomes due. तो ऐसा नहीं कि आप कभी भी जाके राइट ऑफ फोरक्लोजर लगा लोगे, लिमिटेशन पीरियड विल बी देयर।
राइट ऑफ फोरक्लोजर के केस में, रिडम्पशन के केस में, जो आपका राइट ऑफ फोरक्लोजर के केस में अगर मैं बात करूं, यहाँ पे जो लिमिटेशन पीरियड है दैट इज 30 ईयर्स। ठीक है, राइट ऑफ फोरक्लोजर के केस में लिमिटेशन पीरियड इज 30 ईयर, कि जब डेट ड्यू हुआ, बंदे ने पे नहीं किया, वो दिन से लेके 30 सालों तक आपके पास लिमिटेशन पीरियड है कि आप कोर्ट के पास जा सकते हो, उनको बोल सकते हो कि ऑर्डर पास करें इन रिलेशन टू डी बार द राइट ऑफ द मॉर्टगेजर। तो आई होप सो राइट ऑफ फोरक्लोजर क्लियर हो गया हो आपको। ठीक है, then next is a priority of charge, where a mortgager create more than one equitable mortgage over the same property in favor of two financing institution, the institution in whose favor the mortgage is created first, definitely जिसने पहले create की है, ठीक है, उसी को priority मिलेगी चार्ज के केस में। where the mortgage has created separate registered mortgages over the same property in favor of two or more financing institution, the priority of charge will be determined with reference to the date of execution of the deed which has been duly registered within 4 months of the execution. Then where a mortgager gives the same property in equitable mortgage clear हो आपको, I hope so. So where a mortgager gives the same property in equitable mortgage to one financing institution and in a registered mortgage to another financing institution, एक ही प्रॉपर्टी पे इक्विटेबल मॉर्गेज क्रिएट करवाया एक इंस्टीट्यूशन के पास, वही प्रॉपर्टी पे रजिस्टर्ड मॉर्गेज करवाया दूसरे फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन के पास, द प्रियोरिटी ऑफ चार्ज विल बी डिटरमिन विद रेफरेंस टू द डेट ऑफ डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड in equitable mortgage and date of execution of registered mortgage deed, दोनों में से जो भी पहले होएगा डेफिनेटली उसका पहला चार्ज होएगा। ठीक है, कि डिपॉजिट टाइटल डीड आपने कब सबमिट करवाई है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास, या जो रजिस्टर्ड मॉर्गेज डीड है वो किस डेट से एग्जीक्यूट या एप्लीकेबल हो रही है। ठीक है, दोनों में से जो भी चीज पहले होएगी उसका चार्ज होएगा वो प्रॉपर्टी के अगेंस्ट। ठीक, then important aspect to be investigated while obtaining equitable mortgage of immovable property, क्या क्या चीजें हैं जो आपने ध्यान में रखनी है इन केस ऑफ equitable mortgage of immovable property. Establishing title to property require the expertise of advocate to whom the document must be referred for clearance. Definitely expert यहाँ पे advice आपको चाहिए, तो वो आप लोगे of the advocate. Where the mortgage cannot be readily created, an agreement to mortgage should be taken. This is a deviation from policy and is done at absolute discretion of the lender after appropriate internal approval. Where the immovable property is taken as a security, चाहे प्राइमरी सिक्योरिटी है चाहे कोलैटरल सिक्योरिटी की तरह आपने लिया है, either by way of registered mortgage or equitable mortgage, द फॉलोइंग एस्पेक्ट शुड बी लुक्ड इनटू, क्या क्या चीजें आपने ध्यान में रखनी है, चाहे आपने एज अ प्राइमरी सिक्योरिटी एक्सेप्ट की प्रॉपर्टी चाहे एज ए कोलैटरल सिक्योरिटी। टेनर क्या है, वैल्यूएशन एंड टाइटल ऑफ लैंड, तो वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले टेनर ऑफ द लैंड, टेन्योर ऑफ द लैंड, इट इज नेसेसरी टू असर्टेन द टेन्योर ऑफ द लैंड, दे आर वेदर इट इज फ्री होल्ड, leasehold, state owned. If it is freehold, the question of obtaining the consent of any person other than the owner doesn't arise. Under freehold, अगर आपने लीज पे लिया, मतलब किसी भी फॉर्म में हो सकता है ना, ये फ्री होल्ड हो सकती है प्रॉपर्टी, लीज होल्ड हो सकती है, स्टेट ओन्ड हो सकती है। ठीक है, अंडर फ्री होल्ड टेनर द ओनर इज द एब्सोल्यूट ओनर ऑफ द लैंड, ही इज ओनली लाइबल फॉर पेमेंट ऑफ रेट्स, taxes and assessment to the government and local authorities. In case of leasehold tenure, अगर आपने लीज के ऊपर ली है वो लैंड, तो वो केस में the land is held for a period and on the terms and condition contained in an instrument called deed of the lease, जो भी लीज एग्रीमेंट है उसके अकॉर्डिंग। In case of a state owned land, the ownership vests, ऐसी बहुत सारी लैंड रहती है ना जिनके ऊपर स्टेट की ऑनरशिप है, तो वो केस में
ownership vests with the state or central government and holder of such land will be entitled to occupancy right only. ठीक है, तो ये केसेस ये आपका केस रहेगा इन केस ऑफ टेन्योर ऑफ लैंड वेदर इट इज फ्री होल्ड, लीज होल्ड और स्टेट ओन. ठीक है, जो आपने ध्यान में रखना है इन केस ऑफ इक्विटेबल मॉर्गेज. ठीक है, सेकेंड चीज वैल्यूएशन ऑफ लैंड. The value of land should be examined to determine whether the price paid for the land is in line with the prevailing prices for similar land in the area. Where the land is not of recent acquisition, it is very important to assess the value of the land in line with the present market trend. मतलब कि आपने प्रॉपर वैल्यूएशन करनी है वो लैंड की. अगर तो न्यूली है, अगर तो पुरानी है, ठीक है, तो वो केस में की अब तक उसकी मार्केट वैल्यू क्या है. ठीक है, प्रॉपर वैल्यूएशन जो है वो रिक्वायर्ड है. क्या क्या स्टेप्स लेने हैं आपने इन केस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ लैंड. पर्सनल इंस्पेक्शन विल बी देयर, कंपैरिजन विद द रीसेंट सेल्स ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज इन द नेबरहुड कि उनका क्या वैल्यू है एंड ये लैंड का क्या वैल्यू है, प्रॉपर कंपैरिजन करोगे. इंक्वायरीज फ्रॉम पार्टीज हैविंग अ गुड नॉलेज ऑफ लोकल लैंड वैल्यूज. ठीक है, तो ये चीजें आपने करनी है इन केस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ लैंड. थर्ड स्टेप जो है दैट इज रिलेटिंग विद टाइटल टू द प्रॉपर्टी. डेफिनेटली दैट टाइटल टू बी गुड टाइटल होना चाहिए. अ गुड रूट ऑफ टाइटल इज अ डॉक्यूमेंट विच डील्स विद द होल लीगल एंड इक्विटेबल इंटरेस्ट इन द लैंड, डिस्क्राइब द प्रॉपर्टी एडिक्वेटली, कंटेन नथिंग टू थ्रो एनी डाउट ऑन द टाइटल. मतलब गुड टाइटल होना चाहिए, डिफेक्टिव टाइटल नहीं होना चाहिए. ठीक है, कॉपी ऑफ टाइटल डीड आर नॉट डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, द ओनली एक्सेप्शन बीइंग द केस where the original has been destroyed or irretrievable lost and is not in existence. तो टाइटल डीड की कॉपी आपका जो है वो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल नहीं है, लेकिन अगर जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल है उसको रिट्रीव करना डिफिकल्ट है या वो डिस्ट्रॉय हो गया है, तो वो केस में आप कॉपीज को मान सकते हो, टाइटल डीड अदरवाइज नहीं. ठीक है, इन व्यू ऑफ priority of the government's right over the mortgage in a bank's favor in the event of borrower keeping the land revenue, other public dues in arrear, it is therefore necessary to ensure that all land revenue and municipal taxes due on the immovable property have been paid up to date. Definitely जो भी गवर्नमेंट का जो भी डेट है ना टूवर्ड्स दैट लैंड कि उन्होंने जो रेवेन्यू है जो भी इन द फॉर्म ऑफ ड्यूज हैं टूवर्ड्स द गवर्नमेंट वेदर इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस चार्जेस, ठीक है, वो सारे पे किए हों अप टू डेट. ऑल लैंड रेवेन्यू एंड म्यूनिसिपल टैक्सेस occurring or falling due after the creation of the mortgage are paid promptly in future. No income tax due are outstanding to avoid any claim of priority under section 295 of income tax act. मतलब गवर्नमेंट का कोई ड्यू पेंडिंग नहीं होना चाहिए, वो अप टू डेट होना चाहिए. ठीक है, तो ये आपकी चीजें रहेंगी टाइटल टू प्रॉपर्टी के केस में. देन थर्ड इज ए रेफरेंस टू एडवोकेट एंड सोलिसिटर. तो यहाँ से जो टॉपिक है ना ये हम कल के सेशन में डिस्कस करेंगे. ठीक है, यहाँ से जो टॉपिक है ये हम कल के सेशन में डिस्कस करेंगे. तो इन रेफरेंस टू एडवोकेट, ठीक है, एडवोकेट एंड सॉलिसिटर्स की रेफरेंस ये हम कल के सेशन में डिस्कस करेंगे. ठीक,